हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 करेंगे। तो ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका एटीएम्स के बारे में, और डिजिटल बैंकिंग में लगभग 10 चैप्टर हैं, तो उन सभी को हमें कवर करना है। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं सीडीएम क्या होता है, कैश डिपॉजिट मशीन, ई सर्विलांस क्या होता है, स्कीमिंग क्या होती है, और क्लोनिंग ऑफ डेबिट कार्ड क्या होता है। तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीडीएम के बारे में, कैश डिपॉजिट मशीन। तो जैसे फ्रेंड्स एटीएम होता है, जिसमें क्या करते हैं, आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और बदले में आपको कैश विड्रॉ हो जाता है, कैश मिल जाता है। तो अगर इसका उल्टा काम हो, आपका कैश डिपॉजिट हो जाए, यानी आपको ब्रांच में ना जाना पड़े, आपके पास 20,000 रुपये हैं, आप ब्रांच नहीं गए बल्कि एक मशीन पर गए और आपने 20,000 रुपये उस मशीन के अंदर डाले, पहले अपना अकाउंट नंबर डाला या फिर पहले अपना डेबिट कार्ड डाला और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका नाम ये है, फिर आपने 20,000 रुपये उस मशीन के अंदर डाले, उसने 20,000 रुपये एक्सेप्ट किए और आपके खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अगर ऐसा मशीन कर रही है तो उसे ही हम कैश डिपॉजिट मशीन कहते हैं, सीडीएम कहते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन। जिसमें कैश को डिपॉजिट किया जा सके उस मशीन को कैश डिपॉजिट मशीन कहते हैं। जिसमें से कैश विड्रॉ किया जा सके उस मशीन को हम एटीएम कहते हैं। जिसमें से दोनों काम किए जा सकें, कैश डिपॉजिट भी हो सके और कैश विड्रॉल भी हो सके, उसे रिसाइकलर कहते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कैश डिपॉजिट मशीन क्या होती है। जिसमें कैश ऑटोमेटिक जमा हो सके आपके खाते में, उसे कैश डिपॉजिट मशीन कहते हैं। कैश डिपॉजिट मशीन इज अ सेल्फ सर्विस टर्मिनल दैट इनेबल्स द यूजर टू डिपॉजिट कैश विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ ब्रांच स्टाफ। मतलब ब्रांच का स्टाफ आपको कोई इंटरवेंशन ना करे, खुद आकर के अपना हाथ वगैरह मत लगाए, उसके बावजूद भी जो है आपका पैसा अगर जमा हो जाता है सेल्फ सर्विस के तहत, तो उसे ही कैश डिपॉजिट मशीन कहते हैं। जैसे आप एटीएम पर विड्रॉ करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई ब्रांच का स्टाफ नहीं होता है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। उसी तरीके से सीडीएम के केस में भी है, आप गए मशीन के अंदर में, आपने अपना अकाउंट नंबर डाला, आपने अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट किया या अकाउंट नंबर डाला, जैसे भी हो, है ना, जिस भी मेथड से काम करती हो, और आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। टू यूज सीडीएम वन नीड टू हैव अ बैंक डेबिट कार्ड और नीड टू नो हिज और हर बैंक अकाउंट नंबर इन विच द मनी इज टू बी डिपॉजिटेड। तो अगर आपको सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन को यूज करना है तो उसके लिए आपके पास या तो बैंक का डेबिट कार्ड होना चाहिए, और अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको अपने अकाउंट का नंबर पता होना चाहिए, 16 डिजिट, 18 डिजिट, 6 डिजिट, जो भी डिजिट का होता हो, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए, तब आप अपने खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता होगा तो आप किसी दूसरे के खाते में जमा कर देंगे, तो ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ सीडीएम की। सीडीएम से क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट क्रेडिट इन योर अकाउंट। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है फ्रेंड, मान लीजिए जैसे अभी होली का समय था तो उसमें 4 दिन की छुट्टियां थी। अब इस दौरान मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को जो है पैसों की ज़रूरत है। अब आप फैमिली मेम्बर को तभी पैसे भेज सकते हैं, वो मान लीजिए जो है दूसरे जगह रहते हैं 400-500 किलोमीटर दूर, जब आपके खाते में पैसे हों। आपके पास नगद तो है, यू हैव कैश, लेकिन कैश है लेकिन खाते में नहीं है, कैश इतना 500 किलोमीटर भेजा नहीं जा सकता, पैसे खाते में चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में सीडीएम बहुत बेनिफिट करती हैं। आप ले जा करके अपना कैश सीडीएम मशीन में डालिए, वो आपके खाते में दे देंगी, खाते में डिपॉजिट कर देगी या क्रेडिट कर देगी, और फिर वो पैसा आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स। ओके, तो बेनिफिट है सीडीएम का कि इंस्टेंट क्रेडिट इन अकाउंट, आपके खाते में तुरंत पैसा आ जाता है, रसीद भी तुरंत ही जनरेट हो जाती है, डिपॉजिट स्लिप वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लाइन में इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कैशियर के पास में 40-50 लोग लगे हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मशीन है, अगर लाइन भी लगी होगी 2-4-6 लोग होंगे, और जो कि 10-5 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है, नो नीड टू सॉर्ट आउट एंड अरेंज द कैश डिनोमिनेशन वाइज। तो आपको कैश निकाल करके उसको जो है 100-100 के अलग, 500-500 के अलग, 2-2 हज़ार के अलग रीअरेंज करने वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये सारे मतलब कैश डिपॉजिट मशीन के बेनिफिट हैं। तुरंत ही खाते में क्रेडिट होता है, यानी इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है खाते में, तुरंत ही रसीद जनरेट हो जाती है कि आपने पैसा जमा कर दिया है। डिपॉजिट स्लिप जो है भरने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, नोट को सॉर्ट आउट करके डिनोमिनेशन वाइज अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब सीडीएम मशीनें ब्रांच में भी लगी होती हैं,
एटीएम जहाँ होते हैं वहाँ पर भी लगी होती हैं। सीडीएम्स आर इंस्टॉल्ड एट ब्रांच प्रीमाइसेस आर एट एटीएम साइट। तो सीडीएम मशीनें जो कैश डिपॉजिट मशीन होती हैं वो ब्रांच की प्रीमाइसेस में भी लगी होती हैं या फिर एटीएम साइटें जहाँ होती हैं आपकी वहाँ पर भी लगी होती हैं। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस अप्लीकेबल टू एटीएम साइट्स आर आल्सो अप्लीकेबल टू सीडीएम एज वेल। तो जो भी सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए जो भी काम एटीएम मशीनों पर किए जाते हैं वो सीडीएम मशीनों के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए जा सकते हैं, कई बैंक जो है अपने एटीएमओ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं। ई सर्विलांस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसके तहत जो है मतलब दूर में बैठा हुआ व्यक्ति मॉनिटरिंग करता है। तो वो जो आप एटीएम की सुरक्षा के लिए जो भी करते हैं वो सीडीएम की सुरक्षा के लिए भी वो भी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है सीडीएम के बारे में। अब थोड़ा सा बात करेंगे कैश रिसाइकलर की। किसके बारे में बात करेंगे? कैश रिसाइकलर। नाउ अ डेज कैश रिसाइकलर्स आर आल्सो बीइंग सेटअप बाय बैंक्स। तो अब आजकल के समय में सीडीएम की जगह पर बैंक जो है कैश रिसाइकलर सेटअप करना शुरू कर चुके हैं, लगाना शुरू कर चुके हैं। अनलाइक सीडीएम्स वेयर ओनली कैश कैन बी डिपॉजिटेड। मतलब कैश सीडीएम मशीनों में क्या होता है, कैश डिपॉजिट मशीन है, सिर्फ कैश डिपॉजिट होता है। उसके अपोजिट कैश रिसाइकलर कैन यूज द डिपॉजिटेड कैश। कैश रिसाइकलर में जो कैश आपने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट जो कैश किया है आपने, उसको यूज करता है कैश रिसाइकलर फॉर डिस्पेंसेशन या विड्रॉल के लिए। मतलब आपने कैश डिपॉजिट किया, दूसरा व्यक्ति आया उसने विड्रॉ कर लिया। तो मतलब कैश रिसाइकलर की यही खासियत होती है कि इसमें डिपॉजिट प्लस विड्रॉल दोनों होते हैं। तो अगर हम कैश रिसाइकलर को कहना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सीडीएम यानी कैश डिपॉजिट मशीन के फीचर हैं प्लस एटीएम के फीचर हैं। यानी कि जो है सीडीएम प्लस एटीएम जो मिल करके मशीन बनी है वो कैश रिसाइकलर है। सीडीएम में सिर्फ कैश जमा होता है, एटीएम में सिर्फ कैश निकाला जाता है, विड्रॉल होता है। लेकिन कैश रिसाइकलर में जमा भी होता है और निकाला भी जाता है। क्लियर हो गई बात? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इन कैश रिसाइकलर्स कस्टमर कैन डिपॉजिट देयर कैश एंड चेक एट वन गो इनटू द स्लॉट। मतलब कहने का कैश रिसाइकलर में सिर्फ कैश ही नहीं जमा होता बल्कि आप अपना चेक भी जमा कर सकते हैं। मतलब इतने एडवांस हैं ये कि सिर्फ कैश ही नहीं जमा करवाते बल्कि चेक भी जमा करवा लेते हैं। The machine has logic to identify and distinguish the entries pertaining to check and cash separately and generate separate deposit advice for the customer। तो मशीन जो रिसाइकलर मशीन होती है उसमें सेटअप बना होता है कि वो ये पहचान सके कि कब चेक डिपॉजिट किया जा रहा है और कब कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ही डिपॉजिट एडवाइस जनरेट की जाती है। जैसे अगर किसी ने चेक जमा किया है तो उसको 20,000 विड्रॉल का स्लिप नहीं देते हैं आप, उसको सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं ना। इन केस ऑफ चेक, अगर किसी ने चेक डिपॉजिट किया है, कस्टमर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ चेक एज वेल। तो अगर किसी ने चेक जमा किया है तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और साथ ही साथ में जो चेक जमा किया है उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड कर दी जाती है कैश रिसाइकलर द्वारा या रिसाइकलर मशीन द्वारा। ठीक है, रिसाइकलर मशीन कैश रिसाइकलर द्वारा एक जो है एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाता है। अगर उसने पैसे जमा किए हैं तो उसको एक डिपॉजिट स्लिप कर दे दी जाती है। ठीक है, बोथ सीडीएम मशीन और रिसाइकलर, चाहे सीडीएम मशीन की आप बात करिए चाहे रिसाइकलर मशीन की बात करिए, इन दोनों में ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि ये जो है जाली नोट, फॉर्ज नोट, डुप्लीकेट नोट है ना, उनको पहचान सकती हैं एज पर कंट्री स्पेसिफिक करेंसी सिक्योरिटी फीचर। जैसा भी देश में करेंसी के लिए गाइडलाइन हो सिक्योरिटी को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्ज जो है मतलब जाली नोटों को पहचान कर सकती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कहा कंट्री स्पेसिफिक क्यों कहा है, क्योंकि सेम ही कंपनी मशीन बनाती है। जैसे हिटैची मशीन बनाती है तो वो इंडिया के लिए भी कैश मतलब रिसाइकलर देती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी और यूके के लिए भी। अब हमारे देश में रुपया चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर चलता है, तो हर एक देश का अपना क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके के नोट को फॉर्ज नोट माना जाएगा। तो वही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि आजकल के समय में कैश रिसाइकलर यूज होते हैं बैंकों के द्वारा। कैश सीडीएम मशीन में हम सिर्फ कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन कैश रिसाइकलर में हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और जो कैश हम डिपॉजिट करते हैं उसको विड्रॉल या डिस्पेंस भी किया जा सकता है उसी मशीन के द्वारा। तो कैश रिसाइकलर में कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है और अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकता है। साथ ही साथ में कैश डिपॉजिट के साथ साथ आप अपना चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं रिसाइकलर के अंदर में। मशीन खुद पहचान करती है कि कब चेक जमा किया गया है और कब कैश डिपॉजिट किया गया है। जब चेक जमा करोगे आप तो आपको एक जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर के आएगी और साथ ही साथ में जो चेक आपने जमा किया है उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको मिल जाती
है, ठीक है। और अगर आपने पैसे जमा किए हैं तो आपको एक स्लिप मिल जाती है, डिपॉजिट स्लिप, कि आपने अपने खाते में इतना पैसा जमा किया हुआ है। जो सीडीएम मशीन होती है, कैश डिपॉजिट मशीन, और रिसाइकलर होते हैं, इनको इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि ये जाली नोट को पकड़ पाएँ। अब देखिए जाली नोट पकड़ना ज़रूरी हो जाता है। जैसे सीडीएम मशीन है, कई बार कस्टमर क्या करते हैं, वो जो क्या नाम है, भारतीय मनोरंजन बैंक वाले नोट हैं, उनको भी वो ट्राई करेंगे जमा करने की। तो अगर इसमें मशीन में ये क्वालिटी नहीं होगी, तो वो 500 के नोट को अगर पहचान नहीं पाती कि ये जाली नोट है, डुप्लीकेट नोट है, तो वो पैसा कस्टमर तो जमा करके चला गया, फिर आप उसके ऊपर दावा नहीं कर सकते हैं कि ये नोट आपने जमा किया है। इसीलिए वो जो फ़ॉर्ज नोट होते हैं, जो डुप्लीकेट जाली नोट होते हैं, उस मशीन उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, उसको उसके खाते में पैसे डालेगी ही नहीं। वो सीधे मान लीजिए 20 नोट उसने डाला, जिसमें से 2 नोट अगर जाली हैं, तो सिर्फ़ 18 नोट एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी के 2 नोट वो रिटर्न कर देती है कस्टमर को ही, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, अपने एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो ये ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा-सा बात करेंगे, जो एटीएम पर फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, बैंकों को क्या-क्या करना चाहिए, उसी के बारे में है। रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड, जिसमें हम सिक्योरिटी एंड सर्विलांस ऑफ द एटीएम साइट्स की बात करेंगे कि कौन-कौन से सिक्योरिटी और सर्विलांस होना चाहिए एटीएम साइट्स पर, ठीक है। तो एटीएम्स आर लोडेड विद द कैश इन फिजिकल फॉर्म, तो एटीएम जो होते हैं उनमें कैश को फिजिकल फॉर्म में लोड किया जाता है। फिजिकल फॉर्म में हम यहाँ पर एटीएम में कैश को लोड करते हैं। दैट कैन बी डिस्पेंस टू यूजर हु विड्रॉ इट लीगली, और ये उसको दिया जाता है, डिस्पेंस कर दिया जाता है, विड्रॉल कर सकता है वो व्यक्ति जो इसे लीगली विड्रॉ करना चाहे। लीगली विड्रॉ करने का शब्द का मतलब यही हुआ कि अगर मेरे खाते का पैसा है तो मुझे ही विड्रॉ करना चाहिए, या मैंने जिसको डेबिट कार्ड दिया हुआ है, पिन कोड बताई हुई है, वो लीगली विड्रॉ कर रहा है। वैसे तो ये गलत है, पर फिर भी मान लेते हैं वो लीगली ही है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे खाते का पैसा मैंने किसी को डेबिट कार्ड भी नहीं दिया, किसी को पिन भी नहीं बताई, उसके बावजूद भी अगर वो निकाल लें तो वो इल्लीगल हो जाता है। तो एटीएम में कैश फिजिकल फॉर्म में लोड किया जाता है, और इसको कोई भी विड्रॉ कर सकता है जो लीगली अथराइज हो वहाँ से पैसा विड्रॉ करने के लिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि व्हेनेवर वन हैज़ मनी, जहाँ पर भी व्हेरेवर वन हैज़ मनी, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स हु स्ट्राइव टू गेट होल्ड ऑफ इट इल्लीगली। तो जहाँ कहीं भी कैश होता है, पैसा होता है, कोई ना कोई ट्राई करता रहता है, ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं जो उसे इल्लीगली पाना चाहते हैं। तो अगर आपके खाते में भी पैसा है तो कुछ ना कुछ क्रिमिनल एलिमेंट ऐसे हैं जो कि चाहेंगे कि इल्लीगली आपका वो पैसा हासिल कर लें, ठीक है। अकॉर्डिंगली द सिक्योरिटी ऑफ एटीएम्स आर हाई इंपॉर्टेंस, तो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर पैसा 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख ऐसे आपके एटीएम में लोडेड हैं, और अगर उसको कोई इल्लीगली जो है मतलब तोड़ के ले जाए, एटीएम काट के ले जाए, निकाल ले जाए, तो प्रॉब्लमेटिक होगा ना। इसलिए सिक्योरिटी एटीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, एटीएम मशीन को सिक्योर करना आवश्यक हो जाता है। इन एडिशन टू मैनिंग एटीएम साइड विथ सिक्योरिटी गार्ड्स, मतलब सिक्योरिटी गार्ड तो हम रख ही सकते हैं ना, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एटीएम मशीनों पर उनको तो रखना ही होता है। इसके अलावा द सिक्योरिटी ऑफ एटीएम कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक, इसके अलावा यानी हम सिक्योरिटी गार्ड ना रखें तो भी हम अपनी एटीएम मशीन को सुरक्षित रख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? ये तरीके हैं जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो क्या तरीका है। इंस्टॉल डोर सेंसर, डोर में, दरवाजों में सेंसर लगाए जाएंगे। एक्सटर्नल कैमरा, बाहर की तरफ कैमरे, इंटरनल कैमरे, एटीएम के अंदर में कैमरे। प्रेशर एंड वाइब्रेशन सेंसर्स, वाइब्रेशन और प्रेशर को फील करने वाले सेंसर्स होने चाहिए। टेम्परेचर डिटेक्शन का भी ऑप्शन होना चाहिए। स्मोक डिटेक्शन का, अगर कोई धुआं वगैरह निकाल रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, हूटर बजने की इंतजाम होनी चाहिए। पैनिक बटन कस्टमर के लिए होना चाहिए, मान लो कस्टमर फंस गया है तो वो एक बटन दबाए, पैनिक बटन, जिससे पुलिस वगैरह अलर्ट हो जाए। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। मतलब कहने का डोर सेंसर, दरवाजे में सेंसर लगे हैं, अगर कोई ज़्यादा ज़ोर से दरवाजे को खोलेगा या दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेगा तो अलर्ट जनरेट होगा। एक्सटर्नल कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा सकती है, इंटरनल कैमरे से मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर किसी ने हथौड़े वगैरह से मारने की कोशिश की तो वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जनरेट हो, जिसकी वजह से पता चल जाए कि हाँ, यहाँ कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है। टेम्परेचर डिटेक्शन, अगर किसी ने वहाँ आकर के आग वगैरह लगा दी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो भी हमें पता चलना चाहिए। स्मोक डिटेक्शन, अगर कोई धुआं वगैरह उठ रहा है तो पता चलना चाहिए, हूटर बजना चाहिए। कस्टमर के लिए पैनिक बटन का भी इंतजाम होना चाहिए कि मान लो अगर कस्टमर वहाँ फंस जाए किसी वजह से तो पैनिक बटन दबाए, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो ये सारे काम या इनमें से कुछ चीज़ें लगा करके हम अपनी साइटों को सिक्योर कर सकते हैं। कंट्रोल अ कम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द एबव थ्रू अ प्रोग्राम्ड सोल्यूशन टू डिसाइड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग
अगेंस्ट प्री फेड कंट्रोल पैरामीटर या ई सर्विलांस का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो हम कहाँ यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ई सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एटीएम को। हम एटीएम मशीन के पास नहीं हैं, एटीएम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर लगा हुआ है और हम दूर से ही कैमरे की सहायता से, सेंसर की सहायता से उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इनमें से जो इतनी सारी बातें बताई, इनमें से कुछ जो है ले करके एक प्रोग्राम्ड सोल्यूशन बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो कि डिसाइड करता है कि किस तरीके की एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। और ये कैसे डिसाइड होता है कि मतलब एक्टिविटी सही है या गलत। देखिए नॉर्मली एटीएम में क्या है, कोई कस्टमर अंदर आएगा, कार्ड डालेगा, पैसे निकालेगा, चला जाएगा, दूसरा कस्टमर आएगा और ये रूटीन चलता रहता है। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, पहले से फेड पैरामीटर हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आकर के शटर को खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई। या किसी ने आकर के जो है एटीएम को हथौड़े से पीटना शुरू किया, तो ये अगेंस्ट पैरामीटर है। तो इस तरीके के केसेस में एक अलर्ट जनरेट हो जाना चाहिए। तो वही इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। दीज सिस्टम्स आर नॉर्मली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल मॉनिटरिंग फैसिलिटी। अब ये जो आपको डोर के सेंसर हैं, इंटरनल कैमरा, एक्सटर्नल कैमरा, हूटर, ये सभी जो है कनेक्टेड होते हैं किससे, सेंट्रल मॉनिटरिंग फैसिलिटी से। मतलब एक जो है जैसे दिल्ली में या मुंबई में इनका सेंट्रल ऑफिस होगा, जो एजेंसी ये काम करती है, और वहाँ पर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। सभी मतलब देश भर में मान लीजिए उन्होंने 4000 एटीएम की मॉनिटरिंग का जिम्मा ले रखा, तो चारों हज़ार एटीएम की मॉनिटरिंग जो है वहाँ पर लाइव हो सकती है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल मॉनिटरिंग फैसिलिटी से, या लोकल लेवल पर भी अगर ज़रूरत है तो लोकल लेवल पर भी ऐसा पॉसिबल है। विथ अप्रोप्रिएट डैशबोर्ड, एक डैशबोर्ड बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जहाँ पर हम ये देख सकें। अब आप सोचिए अगर 4000 एटीएमों की स्थिति देखनी है तो कितनी बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे 10-20 एटीएम की मॉनिटरिंग लगातार करते रहते हैं, और मान लीजिए जहाँ पर भी जो पैरामीटर हैं उसके अगेंस्ट कुछ हुआ तो तुरंत ही वो स्क्रीन पर दिखने लगता है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग होता है। मतलब नॉर्मली वो चारों हज़ार एटीएम को एक समय में नहीं देख रहे होते, क्योंकि 10-12 लोग ही होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं रख सकते, 4000 लोग नहीं रखे जा सकते। तो वो 10-12 हज़ार लोग जो वेंडर के होते हैं वो देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर भी पैरामीटर वायलेट हुआ, किसी ने शटर ज़ोर से बंद किया, अगेंस्ट मतलब शाम को बंद होना चाहिए, सुबह बंद होना खुलना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट अगर जो है दोपहर में कभी बंद हुआ, तो उस केस में फिर एक अलर्ट जनरेट होगा, तुरंत ही दिखने लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये है मतलब कहने का यहाँ पर। और मतलब कोई चोरी कर ले, कोई फ्रॉड कर ले, कोई शटर काट ले जाए, मतलब जो है एटीएम की कैसेटें काट करके ले जाए, पैसा निकाल करके ले जाए, उन सभी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है ना। टू इनेबल ऑब्जर्वेशन एंड फॉलोअप एक्शन, तो एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है और उसके अगेंस्ट क्या फॉलोअप करना है। पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करना है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करना है, अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी है उसको कॉल करना है, तो वो सारे काम आपको करने होते हैं। मोस्टली अगेंस्ट प्री डिसाइडेड पैरामीटर्स, दी सिस्टम ऑफ प्रोग्राम टू अलर्ट लोकल पुलिस डिपार्टमेंट। तो मतलब पहले से ही डिसाइडेड पैरामीटर होते हैं, उनके आधार पर सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करेगा और लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, सिक्योरिटी एजेंसी को भी सिमिलरली इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ मिसहैपनिंग हो रही है। ठीक है, तो और ये जो सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स, ये जो है इनमें मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन अवेलेबल होता है। मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन पीएसटीएन है ना, जैसे ये पीएसटीएन का फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा ज़रा सा। फ़ोन, मोबाइल नेटवर्क, सिम वगैरह। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो नेटवर्क अवेलेबल करवाया जाता है इन डिवाइसेस को, वो एक नहीं रहता, एक से ज़्यादा रहता है। ये पीएसटीएन टेलीफ़ोन वाला नेटवर्क होता है, फ़ोन और मोबाइल नेटवर्क सिम वाला नेटवर्क होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए एक समय पर एक नेटवर्क ना चल रहा हो तो दूसरे नेटवर्क से कनेक्टिविटी मिलती रहे। अदरवाइज़ जो है वैसे तो जब ये चोरी और थेफ्ट वगैरह करते हैं एटीएम पर, तो नॉर्मली क्या करते हैं, पावर केबल ही काट देते हैं। जब पावर केबल काट देते हैं तो सारे सारे इक्विपमेंट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं, ना सीसीटीवी चल रही होती है, ना ही सर्विलांस चल रहा होता है। पर फिर भी अगर मान लीजिए पावर केबल ना काटी जाए, तो उस केस में जो नेटवर्क के ऑप्शन हैं वो मल्टीपल होने चाहिए। कि मान लीजिए एक समय पे बैंक की जो है लैंडलाइन डाउन है मान लीजिए जो है, तो उस केस में मोबाइल का सिम वगैरह चलता रहे, जिसकी वजह से हम अपनी साइट से कनेक्टेड रहें। ठीक है, विथ अप्रोप्रिएट रिस्क डेफिनेशन इट विल देयरफॉर बी एबल टू रिले लाइव फीड और वीडियोज़। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मतलब हम एक सर्टेन लेवल पर जा करके अपने एटीएम साइट की लाइव फीड या वीडियो देख सकते हैं। मतलब हम नहीं देखते हैं, वो जो कंपनी है वहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रही है वो देखती है। एंड अलार्म फॉर अटेम्प्ट टू ओपन एटीएम वॉल्ट, एटीएम की जो वॉल्ट होती है जहाँ पर कैश रखा जाता है, उसको अगर कोई खोलने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म जनरेट करेगा। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ह्यूमन, अगर एक से ज़्यादा लोग वहाँ अवेलेबल हैं
या अल्टीमेटली ह्यूमन प्रेजेंस नॉट फिटिंग द यूजुअल पैटर्न, या बहुत सारे लोग नहीं हैं, एक ही आदमी है लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि यूजुअल नहीं है, तो इन सभी केस में एक अलार्म जनरेट हो जाता है, अलर्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिक्योर करने का, एटीएम को बचाने का, चोरी वगैरह ना हो, थेफ्ट ना हो, उससे बचाने के लिए होता है। कमर्शियली सच पैकेज आर अवेलेबल फ्रॉम वेंडर्स, तो ऐसे ये जो जितनी भी बातें हमने की कि मतलब वहाँ पर लाइव फीड देखने को मिल जाए, अलार्म जनरेट हो जाए, कोई अगर तोड़ने की कोशिश करे तो तुरंत ही पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल चले जाए, तो ये सारा जो पूरा पैकेज है ये किसी न किसी वेंडर से ही आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, अब हमने इतनी बातें यहाँ पर समझ ली। हमने क्या क्या समझ लिया है कि एटीएम में फिजिकली कैश लोड होता है और उससे कोई भी जो लीगली वैलिड व्यक्ति है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर कैश है तो वहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट्स होंगे और वो जो है इलीगली इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एटीएम, जो हमारी एटीएम मशीनें होती हैं, उनको सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक एटीएम में 40 लाख 50 लाख रुपए रखे होते हैं। अब उतना पैसा जो है अगर एक बार में कोई उड़ाएगा तो बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर 10 एटीएम दिन के लूटेंगे तो 5 करोड़ रुपए के आसपास चले जाएंगे, अगर 50 लाख उसमें हो ना, तो ऐसे में एटीएम की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप सिक्योरिटी गार्ड रख दीजिए। पहला तरीका है कि आप सिक्योरिटी गार्ड रख दीजिए, वो रहेगा और आपके एटीएम मशीन को सुरक्षित रखेगा। दूसरा तरीका है कि अगर मान लीजिए आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखते हैं तो ई सर्विलांस का तरीका यूज किया सकता है। ई सर्विलांस में हम क्या करते हैं, डोर सेंसर लगाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल कैमरे लगाते हैं, प्रेशर अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई वाइब्रेशंस वगैरह हो रही तो उसके सेंसर लगे होते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, टेम्परेचर बढ़ने का डिटेक्टर लगा होता है, हूटर लगे होते हैं जो बजने लगेंगे। अगर आपने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी की तो हूटर बजने लगेगा। अगर हूटर बजेगा हूँ करके तो 4-6 लोग 10 लोग आस पड़ोस के जो होंगे वो दौड़ करके आ सकते हैं और फिर आप अपने जो गलत चोर होते हैं वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पैनिक बटन भी होती है कस्टमर के लिए। तो ये सारी चीज़ें लगा करके आप इस सर्विलांस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कैसे काम करता है कि पहले से ही कुछ पैरामीटर सेट होते हैं कि हाँ नॉर्मली कस्टमर दरवाज़ा खोलेगा, अंदर जाएगा, कार्ड लगाएगा, पैसे लेगा, गिनेगा और चला आएगा। मतलब ये एक तरीके से सेट पैरामीटर होते हैं। अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अलर्ट जनरेट होता है। और इन दी सिस्टम जो भी ये हूटर, अलार्म और इंटरनल कैमरा, एक्सटर्नल कैमरा, ये सभी जो है एक सेंट्रल मॉनिटरिंग फैसिलिटी से कनेक्टेड होते हैं, जो दिल्ली वगैरह में जहाँ भी इनका ऑफिस होता है वहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। और एक अप्रोप्रिएट डैशबोर्ड होता है, एक बड़ा सा स्क्रीन लगी होती है जिस पर ये ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फॉलो अप भी करते हैं। अगर प्री डिसाइडेड पैरामीटर के अगेंस्ट में कुछ भी होता है तो एक अलर्ट जनरेट होता है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट जाता है या कॉल जाती है, सिक्योरिटी एजेंसी को भी कॉल जाती है और वो तुरंत ही अप्रोप्रिएट एक्शन जो होता है वो इनिशिएट करते हैं। ठीक है, और ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनमें मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल होती है। मतलब कहने का, कम्युनिकेशन को चलने के लिए, नेटवर्क को चलने के लिए एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। टेलीफोन नेटवर्क अवेलेबल होता है, साथ ही साथ में सिम या मोबाइल का 4G 3G नेटवर्क भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हम लाइव फीड भी देख सकते हैं, लाइव फीड या वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि एटीएम मशीन पर इस समय क्या हो रहा है। अगर हम देख पाएँ कि हाँ, वहाँ पर 5 लोग 6 लोग हैं जो कि तोड़ रहे हैं एटीएम को, तो ऑब्वियसली हम एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अलार्म भी बजता है अगर आप किसी ने वॉल्ट ओपन करने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर किसी ने, कोई जो है एटीएम को एटीएम से पैसे चुराने की कोशिश करता है तो अलार्म बजेगा। और अगर मल्टीपल जो है लोग एक साथ एटीएम में घुस जाएंगे और कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करेंगे तो उस केस में भी अलर्ट जनरेट होगा। और अगर कोई एक ही आदमी है लेकिन वो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है, हथौड़ा लेकर के या स्क्रीन तोड़ने लगे या फिर जो है एटीएम मशीन को तोड़ने लगे, है ना, तो उस केस में भी अलार्म जनरेट होता है। तो हमें अगर अपने एटीएम को सुरक्षित रखना है तो बैंकों को ऐसे पैकेज जो है किसी न किसी वेंडर से कमर्शियली लेने पड़ते हैं। दीज मेजर्स एम टू प्रिवेंट क्राइम। अब इन सभी का उद्देश्य क्या होता है, क्राइम को रोकना। इन सभी का एम होता है क्राइम को रोकना और साथ ही साथ में प्रोवाइड करना एक इफ़िशिएंट अल्टरनेटिव फॉर बैंक टू टेकिंग केयर ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ एट एटीएम लाइक मॉनिटरिंग अटेंडेंस ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी CRA। ध्यान रखिएगा, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, जो एजेंसी कैश रिप्लेनिश करती है। कुछ एटीएमों में बैंक खुद कैश डालता है, ब्रांचें खुद कैश डालती हैं, कुछ एटीएमों में बाहर की एजेंसियां कैश डालती हैं। तो जो बाहर की एजेंसी कैश डालती है उसे ही CRA या कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी कहा जाता है। हाउस कीपिंग, मतलब जो साफ़ सफाई वगैरह होती है या वहाँ पर जो व्यक्ति रहता है, गार्ड वगैरह रहते हैं, वो हाउस कीपिंग के तहत आता है। चेक कलेक्शन एजेंसी वगैरह,
तो इन सबको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो मतलब कहने का एक तो क्राइम भी प्रिवेंट होता है, साथ ही साथ में हम बैंक जो है जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है एटीएम से रिलेटेड उसकी भी मॉनिटरिंग कर सकता है। जैसे CRA कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी ने कैश डाला है नहीं डाला है, साफ़ सफाई है एटीएम पर नहीं है, चेक कलेक्शन एजेंसी अपना काम सही से कर रही है नहीं कर रही है, मेंटेनेंस है एटीएम का या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम ई सर्विलांस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। ई सर्विलांस आल्सो कैन हैव एन अलर्ट फैसिलिटी which help the bank in avoiding misuse of ATM and ATM premises side by even the vendors। ठीक है। तो ई सर्विलांस में अलर्ट फैसिलिटी होती है जिसमें जो कि हेल्प करता है कि एटीएम का मिसयूज ना हो, यहाँ तक कि एटीएम प्रीमाइसेस और साइड का वेंडर भी जो है, वेंडर मतलब जो कैश डालने वाली एजेंसी है वो, या जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है वो जो वेंडर्स होते हैं वहाँ पर जो हमें सर्विसेज देते हैं वो भी मिसयूज ना कर पाएँ, इसके लिए भी ई सर्विलांस हमें हेल्प कर देता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं टिपिकल एटीएम फ्रॉड का, जिसके थ्रू हम स्कीमिंग और क्लोनिंग के बारे में भी समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट मिस्टर ए जो कि अंधेरी के रेजिडेंट हैं, अंधेरी में रहते हैं, वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि उनके मोबाइल पर 17 SMS आए हुए हैं और हर एक SMS उनके खुद के बैंक से था। ठीक है। हर मैसेज में जो 7:03 से सुबह 7:07 पर, ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं, बस आप एक कहानी समझ लीजिए। यहाँ पर 7:03 से 7:07 के बीच में उनके पास जो मैसेज आए हैं उसमें लिखा हुआ है कि हर एक ट्रांजेक्शन में 10,222 रुपये 80 पैसे जो है विड्रॉ कर लिए गए हैं उनके अकाउंट से। ठीक है। 17 बार ऐसा हुआ है। देयर वाज ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी? ही हैड नॉट मेड एनी ऑफ दी ट्रांजेक्शन। उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की क्योंकि वो सो रहे थे, अभी उठे ही हैं, तो कोई ट्रांजेक्शन उन्होंने खुद नहीं की। एंड हिज डेबिट कार्ड हैड बीन इन हिज वॉलेट ऑल अलॉन्ग। और जो डेबिट कार्ड है वो भी उनके खुद के पर्स में, वॉलेट में अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसने वो 17 विड्रॉल कर दी? हु मेड दी 17 विड्रॉल दैट टोटल अब 1,70,000। तो मतलब किसने वो 17 ट्रांजेक्शन की जिसका असर हुआ कि 1,70,000 उनके खाते से चले गए। मिस्टर ए हु ओन्स अ कंस्ट्रक्शन फर्म, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। उन्हें जल्द ही समझ में आया कि ही अलॉन्ग विथ एटलीस्ट 3 अदर्स, वो और उनके अलावा 3-4 और लोग हैं जिनको मतलब जो है यहाँ पर विक्टिम बनाया गया है। व्हाट इज सस्पेक्टेड टू बी स्कीमिंग फ्रॉड। और ये मतलब जो है यहाँ पर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये एक तरीके का स्कीमिंग फ्रॉड है। ठीक है। तो मतलब ये जो इंसिडेंट हुई इनके साथ में, मिस्टर ए के साथ में, ये क्या है? एक तरीके से स्कीमिंग है। तो इसमें कहानी समझ में आ गई फ्रेंड्स। इसमें कुछ वैसा है नहीं। कोई भी व्यक्ति है जिसके पास सुबह उठता है तो उसके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, 17 मैसेज आते हैं। पता चलता है कि हर एक बार जो है 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए गए हैं, जबकि उसने ट्रांजेक्शन खुद की नहीं है, डेबिट कार्ड भी उसकी खुद की जेब में है, उसके बावजूद भी ट्रांजेक्शन हो गई है। तो अब ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता रहता है। तो यहाँ पर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये एक स्कीमिंग फ्रॉड है। अब सवाल ये है कि स्कीमिंग फ्रॉड क्या होता है। ठीक है। तो ये जानते हैं। इन केस ऑफ स्कीमिंग फ्रॉड पर्टिकुलर एटीएम मशीन आर कंप्रोमाइज। तो जो स्कीमिंग फ्रॉड जब होता है फ्रेंड, तो किसी एक पर्टिकुलर मशीन को कंप्रोमाइज़ किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर मशीन को एम किया जाता है। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए एक शहर है उसमें 6 एटीएम मशीनें हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 6 पर ही स्कीमिंग फ्रॉड हो रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर मशीन को एम किया गया होगा या 2 मशीन को किया गया होगा, ये होता है। किसी मशीन एक पर्टिकुलर को ही यहाँ पर एम किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड In this type of fraud, fraudster put skimming device in place of debit card slot which reads data from debit card। तो इसमें इस मतलब स्कीमिंग फ्रॉड में क्या होता है कि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है वो एक स्कीमिंग डिवाइस लगा देता है डेबिट कार्ड स्लॉट, यानी कि कार्ड रीडर जहां लगा होता है या डेबिट कार्ड स्लॉट जहां पर आप डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, चाहे उसके ऊपर एक डिवाइस लगा देता है या उस डिवाइस को हटा करके डेबिट कार्ड रीडर की जगह पर अपनी डिवाइस लगा देता है, जिसे स्कीमिंग डिवाइस बोला जाता है। और ये डिवाइस क्या करती है? रीड्स डाटा फ्रॉम डेबिट कार्ड। जितने भी डेबिट कार्ड आपने, अगर मान लीजिए उसमें स्कीमिंग डिवाइस लगी हुई है, अगर आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, आपने अपना डेबिट कार्ड उसमें मशीन में इंसर्ट किया और वहाँ स्कीमिंग डिवाइस लगी हुई है, तो आपके कार्ड का पूरा डेटा वो रीड कर लेगी। मतलब 16 डिजिट का अकाउंट नंबर, सारे डेटा, कुछ बचेगा ही नहीं, CVV ये वो। ठीक है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है जो वो नहीं रीड कर पाता है, वो है आपका पिन कोड, क्योंकि पिन कोड की डिटेल आपके कार्ड में नहीं स्टोर रहती है। तो उस काम के लिए क्या करते हैं, वो एक स्मॉल कैमरा लगाते हैं। देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल कैमरा सेटअप विथ इट्स फोकस ऑन ATM मशीन्स कीपैड। तो एक छोटा सा कैमरा कहीं पर लगाएंगे जिसका फोकस आपके कीपैड पर रहेगा।
एटीएम मशीन पर जहाँ पर आप 4 अंक का अपना पिन कोड डालते हैं, वहाँ पर फोकस करके एक कैमरा लगा होता है, जिससे कि जो है फ्रॉडस्टर को ये पता चल जाए कि पिन कोड क्या है यूज़र के द्वारा डाला गया। ठीक है, तो 2 टास्क हुए। आपने डेबिट कार्ड डाला, सारा डेटा रीड हो गया। आपने पिन डाली, मान लीजिए 2 3 4 5, ये भी रीड हो गई। तो बस अब कितनी देर है आपके खाते से पैसा निकालने में। तो अब एक बार डेटा रीड हो गया, तो अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि जैसा आपका डेबिट कार्ड है वैसा ही एक डेबिट कार्ड और बनाया जाए। इसी प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, और अभी ये जो हमने समझा, ये स्किमिंग, स्किमिंग क्या हुई समझ में आया? स्किमिंग फ्रॉड वो होता है जिसमें एटीएम मशीन में जहाँ पर कार्ड लगाया जाता है, डेबिट कार्ड लगाया जाता है, वहाँ पर एक स्किमिंग डिवाइस लगा दी जाती है। वो स्किमिंग डिवाइस क्या करती है? आपके डेबिट कार्ड का सारा डेटा रीड कर लेती है। ठीक है, सारा का सारा डेटा वो रीड कर लेती है। और एक स्मॉल कैमरा लगा करके पिन कोड जान लेते हैं। पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें डिजिटल बैंकिंग में पूछा जाने वाला सवाल है ये। पिन का फुल फॉर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो नॉर्मली इन केस ऑफ स्कीमिंग फ्रॉडस्टर अटैच द स्कीमर एट पर्टिकुलर एटीएम्स। अब इसमें होता क्या है बड़े लेवल पर? अब जो फ्रॉड कर रहा है उसके एंगल से देखिए, फ्रॉडस्टर क्या करेगा? जिसने फ्रॉड करना है वो क्या करेगा? एक स्कीमर लगा देगा एटीएम मशीन में, किसी पर्टिकुलर एटीएम में एक स्कीमिंग डिवाइस लगा देगा, स्कीमर जिसे कहते हैं। और वेट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक वो इंतजार करेगा, सो दैट ही कैन कॉपी एज मैनी कार्ड डिटेल एज ही कैन। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कार्ड की डिटेल वो रीड कर सकते हैं। अब सोचिए अगर दिन भर में 100 कस्टमर आते हैं और 10 दिन तक डिवाइस लगी रही, तो 1000 कार्ड की डिटेल वो रीड कर लेंगे। ठीक है, कुछ दिन तक लगा रहने देते हैं। फिर वो देन रिमूव दैट स्कीमिंग डिवाइस एंड कैमरा एंड लो द डिटेल्स, है ना। फिर वो क्या करेंगे? वो जो कैमरा वगैरह लगा रखा था पिन कोड के लिए और जो स्कीमिंग डिवाइस लगा रखी थी, वो सारा कुछ हटा देते हैं। और जो कार्ड की डिटेल उन्होंने रीड की थी स्कीमर के थ्रू, उसको जो है एक डमी कार्ड में लोड करते हैं। मतलब एक आपके कार्ड का जस्ट एकदम वही, जैसा आपका कार्ड है वैसा ही एक और कार्ड बनाया जाता है, जिसे डमी कार्ड कहते हैं, या इसी को क्लोन कार्ड कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसी को क्या कहते हैं? जो डमी कार्ड, जो आपके कार्ड के जैसा ही कार्ड बनता है, उसे ही क्लोन्ड कार्ड कहते हैं। एंड देन मेक अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन यूजिंग दिस क्लोन कार्ड। फिर ठीक है, तो एक बार उन्होंने एंटी स्कीमर स्कीमिंग डिवाइस निकाली, और स्कीमिंग डिवाइस से जो डेटा रीड हुआ उसकी सहायता से एक डमी कार्ड बनाया, जिसे हम क्लोन्ड कार्ड कहते हैं। अब इस क्लोन कार्ड को ले जा करके एटीएम पर आपके अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन की जा सकती हैं। और जबकि ओरिजिनल कार्ड अभी भी यूजर के पास ही रहता है। तो इस तरीके से मतलब फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। तो टू प्रिवेंट दिस एक्टिविटी बैंक यूज एंटी स्कीमिंग डिवाइस और सॉफ्टवेयर। तो इस एक्टिविटी को रोकने के लिए बैंक क्या करते हैं? एंटी स्कीमिंग सॉफ्टवेयर, एंटी स्कीमिंग डिवाइस को यूज करते हैं, कि ताकि कोई भी स्कीमिंग ना कर पाए। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, जो है स्कीमिंग का मतलब समझ में आया। स्कीमिंग क्या होती है और क्लोनिंग क्या होती है। स्कीमिंग में क्या होता है? जो एटीएम मशीन होती है जहाँ पर आप कार्ड लगाते हैं, वहाँ पर एक और डिवाइस लगा दी जाती है, जिसे स्कीमर कहते हैं। ये क्या करता है? जितने भी कस्टमर डेबिट कार्ड डालते हैं, उनकी सारी डिटेल जो है वो रीड कर लेता है। सारी डिटेल रीड करके रख लेगा। कई हफ्तों, कई दिनों तक ये डिवाइस लगी रहती है। धीरे धीरे जो है काफ़ी सारे कार्ड का डेटा इकट्ठा हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं? और साथ ही साथ में पिन भी चाहिए होता है, तो पिन के लिए वो क्या करते हैं? एक कैमरा भी छोटा सा लगा करके रखते हैं, जिससे कि वो कीपैड पर क्या यूजर डाल रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप पिन कोड डालें तो अपना हाथ लगा लें उस कीपैड के जस्ट ऊपर। तो उससे क्या होगा? अगर कैमरा कहीं भी लगा होगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैमरा कहीं दूर ही लगा होगा, एकदम वहीं पर ही नहीं लगाया सकता, क्योंकि वहीं लगाएगा तो आप देख पाओगे, है ना। तो इसलिए अगर आपकी, जब भी, मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी आप लोगों से कि जब भी आप एटीएम कार्ड पर कहीं पिन डालें, चाहे आप पॉस मशीन पर डालें, एटीएम मशीन पर डालें, तो अपना हाथ जो है, हाथ से उसको ढक लें, है ना। तो वो आपको मतलब बचा सकता है इससे। ठीक है, तो एक बार डेबिट कार्ड की डिटेल सारी रीड हो गई, तो उस डिटेल को ले जा करके एक डमी कार्ड बनवाया जाता है, जिसे क्लोन्ड कार्ड कहते हैं। तो उसे क्लोन्ड कार्ड कहते हैं, यानी क्लोनिंग कर ली गई है। फिर उस क्लोन्ड कार्ड में सारी डिटेल रहती हैं, पिन कोड आपका पता ही चल चुका है, तो वो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड, जो है स्कीमिंग क्या होती है आपको समझ में आ गया। क्लोनिंग क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इससे बचने के लिए बैंक क्या करते हैं? एंटी स्कीमिंग डिवाइस या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।